लेक्चर 3 था. लेक्चर 3 was consist of some information. तो वो आपने सारा अच्छे से सारा समझ लिया? यस सर. यस सर. तो मैं सबसे अक्षत तुम्हारा तुमने बोला ओके. आदित्य सभी लोग फटाफट कंफर्म करते जाओ. आकांक्षा तुम्हारा तो हो गया था? यस सर. राइट राइट. गर्व गर्व अग्रवाल. नो सर. हाँ नहीं सर, तीसरा नहीं देखा, दूसरा देख लिया था. बेटे तो फिर तो वही दिक्कत होगी ना. आप लोग यही तो गलती करते हो ना. मैंने 2 दिन का टाइम दिया, बल्कि मुझे बता देते तो मैं रिमाइंड भी करा देता. आज मॉर्निंग में भी मैंने एक बार बोला कि ठीक है आप सभी देख जाओ. अच्छा मेहुल तुम्हारा तो ओके? हाँ यस सर, हो गया सर. गेम्स वगैरह भी कर ली, मतलब जो का. सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट. साकेत तुम्हारा तो हो गया होगा बेटा. यश यस सर, डन. सुकृत डन सर. तनिष्क तनिष्क आहूजा. देखो ये लड़का जो है तनिष्क, आर यू देयर? चलो जी ठीक है. तो फिर मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी ने अच्छा उसमें किसी पॉइंट पर कोई इश्यू तो नहीं था? लाइक व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट आर दी स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी बातें बिल्कुल परफेक्शन से क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? थोड़ा बेसिक तौर पे अगर देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? हालांकि डिटर्मिनेंट पूरा एक टॉपिक ही अलग से करेंगे, बट स्टिल सर 2x2 के मैट्रिक्स में सर अगर ए बी सी डी दे उनको वो, तो ए डी माइनस बी सी होता है सर वो. प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट यस सर. ऑफ डायगोनल. यस सर. ठीक है. तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, जो जितना अभी हमें जरूरत पड़ेगी, उसके बाद तो ऑब्वियसली हम लोग पूरा डिटेल करेंगे उसको. पहली बात तो ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने ये बताया था, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, मान लो ए आई जे, अ न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस, ऐसा भी बोल सकते हो, न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस assigned to it by certain rule is known as determinant A, is known as determinant of A, और उसको हम DET of A बोलते हैं, या उसी का सिंबॉलिक नोटेशन होता है मॉड वाला सिंबल लगा देते हैं A मैट्रिक्स पर. तो ये दोनों सिंबॉलिक नोटेशन आप यूज कर सकते हो. डेट ऑफ ए भी बोल सकते हो या ये बोल सकते हो. और ये है क्या? तो एक नंबर है. इट इज अ नंबर, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए. अब प्रॉब्लम है कि वो नंबर कैसे डिफाइन करी जाएगी, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. अभी हमें थोड़ा बहुत जितना जरूरत है वो मैं बता रहा हूं. 3 बातें बता रहा हूं, मतलब रिकॉल कर रहा हूं. पहला, if A is 1x1 मैट्रिक्स, 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके एलिमेंट के इक्वल होती है. मतलब मैं क्या आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं बोला जाए डिटर्मिनेंट, ये इस मैट्रिक्स ए जो है अगर ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आएगी. अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका 1-1 मैट्रिक्स है और उसका एलिमेंट है -3, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? बोलो. -3 आएगी. तो जो उसका एलिमेंट है वही उसकी वैल्यू है. ये एक्सियम है फर्स्ट. दूसरा,
इफ ए इज सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स अगर है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली 2x2 का होगा तो ऐसा होगा ना, A11 A12 A21 A22। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट A11 इंटू A22 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट A21 A12। तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। तो ये भी जब आपने माइनर और कोफैक्टर की बात करी थी लेक्चर 3 में, तो ये बात बताई थी मैंने, अभी फिर से बता दिया। जिन्होंने वो लेक्चर 3 को में अगर पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आई विल अगेन रिक्वेस्ट गो बैक एंड अगेन रिवाइज दैट लेक्चर, ठीक है। और तीसरी और लास्ट बात मैं बता दे रहा हूं कि इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर कौन सा मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर बोलते हैं? किस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं? सर जिसका है तो अपर ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल 0 0 सारे एलिमेंट। जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के किसी एक साइड, या तो बिलो द डायगोनल सारे एलिमेंट 0 हो और अबव द डायगोनल सारे एलिमेंट 0 है, तो या दोनों 0 है तो डायगोनल हो जाएगा। तो इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो कम से कम अभी जो छोटे मोटे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर थोड़ा सा इसका जिक्र आएगा, तो इतनी बातें आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल्दो मैंने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन भी 11th में बताया था, याद करो 11th में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का रूल पूरा बताया था, कैसे एक्सपेंड करते हैं कोफैक्टर माइनर को यूज करके, और लेक्चर 3 में रिपीटेड भी था। अब यहीं पर एक पॉइंट और रिकॉल कर दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट 0 हाँ, a square matrix is called singular. A matrix Aij order n by n square है तो is called singular if and only if its determinant is 0। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि A मैट्रिक्स तुम्हारा ऐसा है 4 and 8 and 18 9, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा बोलो? तो डिटर्मिनेंट आएगा 18 4 जा 72 माइनस 72 0 आ जाएगा, तो ये सिंगुलर है। इसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 0 0 3 0 4 3 0 0 and 4 2 5, तो ये मैट्रिक्स भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्यों सिंगुलर है? क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना? ट्रायंगुलर है कि नहीं? ट्रायंगुलर है क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल के सारे एलिमेंट क्या है 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के सारे 0 हो या तो नीचे के सारे 0 हो, तो उसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या बताया, यहाँ देखो मैंने बताया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट होती है। और फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, प्रिंसिपल डायगोनल के 3 एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट क्या है 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 2 × 0 × 5। एक भी एलिमेंट 0 हो गया डायगोनल पे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये सिंगुलर हो गया, तो ए इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। अब मान लो एक मैट्रिक्स में ऐसा दे दूं 4 9 3 12, तो ये क्या है? तो आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 48 माइनस 27, तो ये तो आ गया बेटा कितना 21, नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। एनीवे, सो हियर दिस मच आई वांटेड टू जस्ट रिकॉल, क्योंकि कहीं पर हो सकता है उसका इस्तेमाल हो। बाकी अगर आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 3
मतलब 1 2 3 के सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो यहां से कैरी ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट आप आंसर बताइए इसका। ठीक है जी, आंसर आपको पता ही है, आप वेरीफाई कर चुके होंगे अब तक, है ना? यस सर। सर बाकी सर उसमें सर आंसर्स नहीं है सर गेम्स में। हाँ तो कोई बात Game नहीं। यस सर। तो अभी एक्चुअली डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तक गेम में आंसर नहीं होंगे, क्योंकि आंसर जो मैट्रिसेस के होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो पता चला कि आंसर के लिए अलग से 2 पेज लगाने पड़ेंगे, इसलिए नहीं दिया। उसको जहां जहां पर डाउट है उसको डिस्कस कर लो, बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। यस यस सर। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन अ नॉन नल स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n by n। नॉन नल स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n by n। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सर जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे इक्वल हो, है ना? तो ऐसा कुछ होगा, जैसे मान लो n by n तो छोड़ो, अगर मैं 3 by 3 बना के आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ होगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है? 3 by 3। तो आप समझ सकते हैं कि 4 by 4 होगा अगर, तो क्या होगा? तो यहाँ 0 0 0 लैम्डा आ जाएगा, और उधर भी 0 0 0 1 माइनस n। तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा। तो ये 4 by 4 का स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया n by n है, तो आप अपने आप वहां से कनेक्ट कर लो कि n by n तुम्हारा कैसा दिखेगा। अब बोल रहे हैं कि इसमें मिनिमम, इसमें टोटल कितने जीरोज होंगे? टोटल कितने जीरो हो सकते हैं? मैक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। तो स्केलर होने के लिए डायगोनल होना पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? इसके अपर और लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, और लैम्डा की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो गया नल दिया है। तब तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंस नॉन नल होने की वजह से नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एंड देयरफॉर लैम्डा कैन नॉट बी 0। लैम्डा 0 नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे आप देख रहे हो? टोटल नंबर n स्क्वायर माइनस डायगोनल वाले माइनस कर दो, n स्क्वायर माइनस n। क्लियर है? जैसे n इक्वल टू 4 है, ये 4 by 4 था ना, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 स्क्वायर माइनस 4 12। दिख रहे हैं 12 जीरो की नहीं? ये 6 जीरोस यहां पर दिख रहे होंगे आपको, और 6 जीरो यहां पर दिख रहे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अगर ऐसा बोलते हैं, एक क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन नॉन नल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। जल्दी बोलो। मैक्स तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और मिनिमम हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। ओके, मैक्स हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर माइनस 1। वेरी गुड, वेरी गुड। n स्क्वायर माइनस 1 इज वेरी गुड। और मिनिमम n स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर माइनस n। चलो, मिनिमम वाली बात तो क्लियर है कि डायगोनल होने के लिए डायगोनल के अबव और डायगोनल के बिलो सारे एंट्री 0 होनी चाहिए। तो कम से कम NC2 एलिमेंट डायगोनल के अबव लाई करते हैं, NC2 एलिमेंट डायगोनल के बिलो लाई करते हैं, तो टोटल ट्वाइस NC2। किसी को आप 2 टाइम्स NC2 भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, या ये बोलो कि टोटल एलिमेंट कितने n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल वाले छोड़ दो, बाकी तो 0 होने ही होने चाहिए, कंपलसरी है।
तो ये बात तो अनडाउटेडली सही है। मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर माइनस 1, ये थोड़ा सोचने वाली बात थी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात कोई करो तो ऐसा कुछ होता है जी, A 0 0 0 B 0 0 0 C, इस तरह का मैट्रिक्स होता है। अब इस तरह का मैट्रिक्स है अगर, मतलब डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 है। अब हमें नॉन नल की बात कर रहे हैं। नॉन नल का मतलब क्या होता है? ये एलिमेंट जो है, ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट अगर सारे 0 हो गए तब तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सारे 0 नहीं होने चाहिए, कुछ 0 हो सकते हैं बट सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। तो इसको कितने एलिमेंट में 0 बना सकता हूं इसमें? तो अबव द डायगोनल सारे 0 हो सकते हैं, बिलो द डायगोनल सारे 0 हो सकते हैं, डायगोनल पे सारे 0 हो सकते हैं एक एलिमेंट को छोड़ के। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट डायगोनल का नॉन 0 है तो मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा। तो इसलिए ये n स्क्वायर माइनस 1 आ गया। क्लियर है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 0। तो आप यहां ऐसे लिख देंगे एक्सेप्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल रेस्ट ऑल कैन बी 0। एक्सेप्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल रेस्ट ऑल कैन बी 0, मे बी 0। तो मैक्सिमम कितने 0 आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे टोटल -1, n स्क्वायर माइनस 1। तो अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? बोल रहे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ नॉन नल स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n by n। n by n मैक्सिमम क्यों दिया हुआ है इन्होंने? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या मैक्सिमम क्यों लिखा है इन्होंने? बिल्कुल सही बात। मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है अभी बताता हूं। ऐसा करते हैं कि एक 3x3 लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, फिर n by n का अपने आप आंसर कर जाओगे। मान लो हमने बोला कि 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, A B C D E F X Y Z, मान लो यही है। हमें कैसा मैट्रिक्स चाहिए? नॉन नल चाहिए, है ना? नॉन नल मतलब सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। नॉन नल का मतलब है ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट बी 0, शैल नॉट बी 0। और स्केलर चाहिए। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कि ये जो B C D, जो B C F, ये एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? 0 होने चाहिए। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। और D X Y भी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये सारे भी 0 होने चाहिए, स्केलर। और अब अगर मैंने नॉन नल स्केलर बोला तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो जाएंगे, इक्वल but भी zero। हो गए, इक्वल भी हो गए। X Y Z के बजाय X X X बोलो। अब रीड करो। अब मैं बोलूं इसमें मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं? ये बोल रहे हैं ना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने हो सकते हैं। अब यहां मैक्सिमम पॉसिबल तो दूर की बात है, मैं बोलूं कि इसमें टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं? तो 2 ही डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। यस सर, x 0। यस सर। x एंड 0। तो मिनिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं? तो भी आप बोलेंगे 2। मिनिमम भी 2 ही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉन नल जो बोल दिया है आपने। यस सर, ये ना बोलते तो 1 बोलते सर मिनिमम। हाँ, अगर नॉन नल नहीं होता, सिर्फ बोलते कि स्केलर मैट्रिक्स है n by n ऑर्डर का, n by n ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है, तो कितने मिनिमम डिफरेंट एलिमेंट होंगे? तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि उस केस में यहाँ x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। बट नॉन नल बोल दिया इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो 2 आंसर आएगा। तो मिनिमम भी 2 आएगा और मैक्सिमम भी 2 ही आएगा। तो इस केस में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम मिनिमम सब 2, तो 2 ही आंसर आएगा, 2 एलिमेंट। लेकिन यही अगर स्केलर के बजाय अगर मान लो डायगोनल होता, तब यहां स्केलर मैट्रिक्स के बजाय अगर यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स हो तब क्या होगा आंसर? ये बताओ। मैक्सिमम तो n+1 हो जाएगा। हाँ, तो तब पहले मिनिमम की बात कर ले। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 2। मिनिमम नंबर ऑफ
डायगोनल different elements in non-null diagonal, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 2। किस कंडीशन में आपने 2 बोला? जब आपने बस ये मान लिया कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, हो सकते हैं क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी तो डायगोनल ही होता है, और बस मिनिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम इतने, इससे कम नहीं हो सकते डिफरेंट एलिमेंट। यू कैन नॉट हैव वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट में तो सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो नल हो जाएगा। और मैक्सिमम कितने होगा? तो इसका आंसर क्या बोला? n+1। हाँ, तो उसमें ये हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट x1 x2 x3 ये सब डिफरेंट हो जाए, सारे डिफरेंट हो जाते, n एलिमेंट डायगोनल पे आ गए और एक जीरो, और ये सारे नॉन जीरो हो जाए, तो मैक्सिमम n+1। बस ऐसे ही है जी। बेसिक पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन का पर्पस क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। दूसरी बात ये है कि एक बार आपकी समझ जो है वो थोड़ी सी मेच्योर हो जाती है, जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा कि स्केलर क्या है, डायगोनल क्या है, सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है, नल क्या है, एटसेट्रा। एनीवे, और तो इसमें बताओ थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, कोई डाउट है इसमें? फोर्थ का आंसर क्या है? लोअर ट्रायंगुलर में अबव फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कितने जीरोस होंगे? NC2। NC2। डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट हैं सारे जीरो हो सकते हैं, तो डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं? NC2। डायगोनल के बिलो कितने होते हैं? NC2। और डायगोनल पे कितने होते हैं? N। इसका मतलब है ये आएगा आंसर n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आएगा। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ। n² माइनस n। क्या किया? नॉन सिंगुलर है तो फिर डायगोनल में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। यस सर। डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को लिखूं तो ऐसे लिखेंगे ना, डायगोनल x1 x2 ये डायगोनल एलिमेंट है, xn। नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो इनमें से कोई जीरो हो सकता है क्या? तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट a की वैल्यू होती है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, और ये नॉन जीरो होनी चाहिए, तो xi कैन नॉट बी जीरो। ये सारे डिफरेंट एलिमेंट हो गए जो कि जीरो नहीं है, ये सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, सारे नॉन जीरो होंगे। तो बोला गया नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो ऑब्वियसली डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे जीरो हो सकते हैं, दैट इज इट। तो n² माइनस n विल बी द आंसर। ठीक है जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो रहा आपका क्लासिफिकेशंस पर बेसिक पॉइंट्स जो भी थे। अब आप लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? अब मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है, मैट्रिक्स एक कलेक्शन है या एक एरे है, और 2 डायमेंशनल एरे है। तो एरे मतलब अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। दो परम्यूटेशंस इक्वल कब होते थे? दो परम्यूटेशंस इक्वल कब होते थे? कुछ याद करो। सर्कुलर परम्यूटेशन कराते समय, लीनियर परम्यूटेशन कराते समय मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कि व्हेन डू यू से दैट 2 परम्यूटेशंस आर इक्वल? ओवरलैप वाला। यस, तो मैंने बोला था कि दो परम्यूटेशंस इक्वल तब बोले जाते हैं जब उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सको। मतलब अगर मान लो एक परम्यूटेशन है A B C और एक परम्यूटेशन ऐसा है सर मैट्रिसेस में ऑर्डर और एलिमेंट सेम होने चाहिए। B and C, ऐसा है, तो ये दोनों परम्यूटेशंस इक्वल है बोल सकते हैं जब, बिकॉज इसको उठा करके और एडजस्ट करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है। या ऐसे बोलो कि x y z है ना, और ये है x y z, ये इक्वल है, ये दोनों परम्यूटेशन सेम है। क्यों? क्योंकि इनको ओवरलैप कर सकते हैं।
लेकिन अगर मैं लिख दूं एक्स जेड वाई तो ये और ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है। तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों परम्यूटेशन में सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और सिमिलर पोजीशन पर होने चाहिए। मतलब एक्स यहां जहां पर है वहीं पर यहां भी होना चाहिए। देखो एक्स की पोजीशन मैच कर रही है, वाई भी मैच कर रहा है, जेड भी मैच कर रहा है, जबकि इन दोनों में देखो तो एक्स मैच कर रहा है बट वाई और जेड मिसमैच है। तो एग्जैक्टली यही बात आप मैट्रिसेस में भी बोलेंगे। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? तो पहले सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, सेम पोजीशन होनी चाहिए और सिमिलर पोजीशन के एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे? अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर है m by n एंड अ मैट्रिक्स बी आई जे ऑर्डर है p by q कब इक्वल होगा बोलो? देन a इक्वल टू b बोलो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। लेकिन सिर्फ a और b का ऑर्डर इक्वल होने से बात बनेगी नहीं, और क्या बोलना पड़ेगा? एंड a i j इज इक्वल टू b i j फॉर ऑल i एंड j। मतलब हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम होना चाहिए। तो 1 एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ b, 1 एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ b and so on so forth. All the element correspondingly must be same, then only you will say the matrices are equal. तो बात समझ में आ गई है? सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये उसको लिख लो कि दे आर सेम, दे आर हैविंग सेम ऑर्डर मींस m इक्वल टू p होना चाहिए, n इक्वल टू q होना चाहिए और a i j इक्वल टू b i j होना चाहिए, और ये बात हर एलिमेंट के लिए होल्ड करनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इक्वालिटी की कंडीशन क्या है? m और n इक्वल, m और p इक्वल होने चाहिए, n और q इक्वल होने चाहिए, जितनी रो है उतनी रो यहां होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें है उतने कॉलम इसमें होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। याद रहेगा हमेशा? तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं? 2 3 5 7 0 4 दिस इज A and B, 2 3 5 7 1 4, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि ऑल्दो दोनों का ऑर्डर सेम है एंड ऑल्दो ऑल द एलिमेंट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंगली मैचिंग एक्सेप्ट वन। कौन सा? टू एलिमेंट डिफरेंट है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। तो एक भी एलिमेंट अगर मिसमैच हो गया तो इक्वल नहीं हो सकते। क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, इफ नॉट गिव रीजन। फटाफट देख, इसको लिखना उखना नहीं है, जस्ट वर्बली बताना है, ना तो नोट करना है, नोट नहीं करना है। पहला पार्ट, ए एंड बी इक्वल और अनइक्वल? नो सर, ऑर्डर ही है। नो सर, अनइक्वल, अनइक्वल, रीजन? सर ऑर्डर ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर इज नॉट सेम, वेल डन। आगे चलते जाओ, ए इज नॉट इक्वल टू बी, डन। दूसरा, नॉट No, इक्वल। sir. 2 सर। अनइक्वल, बिकॉज 2 इज डिफरेंट। because A22 is not equal to B22। क्लियर है ना? ये 2 एलिमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा है। यहां पर क्या रीजन था? ऑर्डर ऑफ A is not equal to ऑर्डर ऑफ B। C, इसमें बोलो ये दोनों इक्वल है क्या अनइक्वल? तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ए को आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन देख रहे हो, ए आई जे इज -1 टू द पावर i प्लस जे साइन ऑफ i प्लस जे बाई 2। तो 1 एलिमेंट क्या होगा? तो 1 + 1 2, तो 0 होगा। 1 2 एलिमेंट क्या होगा? साइन 3 पाई बाई 2,
3π/2 का साइन -1 होता है और -1 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। और 2 1 एलिमेंट, 2 1 और 1 2 एलिमेंट सेम होगा तो ये भी 1 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। 2 2 एलिमेंट ये साइन 2π इज 0। और b को देखो तो b की डेफिनेशन तो क्लियर कट बोल रही है कि i = j क्या है, 0, मतलब डायगोनल एंट्रीज 0 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो दोनों मैट्रिसेस क्या है, सेम, a = b, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स का ऑर्डर, हाँ जी, एलिमेंट्स भी सेम है, सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट्स भी सेम है। तो इक्वल मैट्रिसेस की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? तो अलजेब्रा का मतलब होता है, इट्स नॉट न्यू टू यू, अलजेब्रा आप बहुत सारी चीजों का डिस्कस कर चुके हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स बाय विच द सिस्टम ऑफ नंबर या सिस्टम ऑफ स्पेसीज एंड सर्टेन ऑपरेशंस बिहेव। तो कभी एक सेट ऑफ थिंग्स और उस सेट ऑफ थिंग्स पर कुछ ऑपरेशंस होंगे, वो ऑपरेशन उन सेट ऑफ थिंग्स पर किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किन रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो हियर इन केस ऑफ मैट्रिसेस देयर आर 4 ऑपरेशंस, है ना, देयर आर 4 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। डू यू नो व्हाट आर दोस 4 ऑपरेशंस? देयर आर 4 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अच्छा, व्हाट इज ऑपरेशन? मैं बता चुका हूं +1 में आपको, अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेशन क्या होता है। एनीवन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑपरेशन, व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यार आप लोग मतलब अभी भी ना तीसरी क्लास चौथी क्लास वाला आंसर देते हो। मैंने जो पढ़ाया था, जो सिखाया था, वो आपने नहीं सीखा कुछ भी। ऐसे थोड़ी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही दुनिया में ऑपरेशन होते हैं, पता नहीं कितने ऑपरेशन होते हैं। यूनियन भी ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन भी ऑपरेशन होता है, डिफरेंस भी ऑपरेशन होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। आगे चल करके वेक्टर्स पढ़ोगे तो डॉट प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, तमाम तरह के ऑपरेटर्स मिलेंगे। तो यू शुड नो व्हाट इज फंडामेंटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन। बताया हुआ है मैंने, किसी को याद है? डिसअपॉइंट कर दिया तुम लोगों ने मुझको। चलो कोई नहीं, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, लेकिन प्लीज ये सब बातें इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि सिर्फ तुम्हें एग्जाम पास करना है। लाइफ में कहां पर ये काम आ जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप कभी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, कभी सिविल सर्विसेज दे रहे होंगे, कोई बड़ा इंटरव्यू दे रहे होंगे, वहां पर ऐसे छोटी छोटी, वहां बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती, वहां पर बहुत फंडामेंटल बेसिक बात पूछी जाती है और उसी से जज कर लेते हैं कि आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है। तो ऑपरेशन जो है वो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है। आई रिपीट इट एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। ऑपरेशंस आर मैथमेटिकल प्रोसेसेस बाय विच 2 or more element combine to create a new element। जस्ट जितने भी मैथमेटिकल एंटाइटीज हैं वो कुछ वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट कंबाइन करके और रिप्रोडक्शन ऑपरेशन के थ्रू प्रोजेनीज न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से ये जो मैथमेटिकल यूनिट्स एंटाइटीज हैं वो भी कंबाइन करती हैं और नया एलिमेंट बनाती हैं, या उनको उस तरह से स्ट्रक्चर किया गया, उन्हीं को ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है, सही बोला तुमने, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्यों? क्योंकि इनसे कोई भी 2 नंबर को कनेक्ट करो तो एक नई नंबर क्रिएट होती है। तो देयर आर 4 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। कौन कौन से? तो वही 4 है। कौन कौन से? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अभी आप फटाफट में ये तीनों डिफाइन कर रहा हूं। चौथा ऑपरेशन जो है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स।
मतलब किसी मैट्रिक्स को स्केलर मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, और किसी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, मतलब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चार है, चौथा वाला। बट ऑल ऑफ देम आर हैविंग देयर ओन इंपॉर्टेंस इन देयर ओन वेज। तो ये फर्स्ट थ्री अभी मैं तुरंत टेकअप करने जा रहा हूँ इंस्टेंटली, ठीक है। और ये फर्स्ट थ्री को मैं स्ट्रेट अवे समझा रहा हूँ, सीधे सीधे तरीके से पहले समझ लो, फिर प्रॉपर्ली उसको डिफाइन कर लेते हैं। एडिशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स क्या जी? एक बास्केट है। मान लो इसमें एक एलिमेंट है ए बी सी और डी ई एफ, और एक मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट है एक्स वाई एंड यू वी मान लो, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड करना, ऐड करने का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐड करने का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैट्रिक्स मतलब एक कलेक्शन है, सेट है, लेकिन वो सेट कैसा है? अरेड है, अरेंज्ड है, उसमें हर लोकेशन पर एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। अब जब आप दो ऐसे कलेक्शन बास्केट्स को कंबाइन कर रहे हो, तो कंबाइन करने का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट को उठा के इसके खाने में डाल दो, 1 1 एलिमेंट को 1 1 वाले में डाल दो, 1 2 वाले को 1 2 वाले में डाल दो, 2 1 को 2 1 में डाल दो, 2 2 को 2 2 में डाल दो। इसको बोलते हैं एडिंग। डालने का मतलब क्या है कि ये ए इस x से ऐड हो जाएगा, b y से ऐड हो जाएगा, d u से ऐड हो जाएगा, e v से, मतलब ijth एलिमेंट ऑफ a विल ऐड टू ijth एलिमेंट ऑफ b। ये रूल है। अब दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस तब तक अच्छे से कन्वीनियंटली परफॉर्म नहीं करी जा सकती जब तक कि दोनों का ऑर्डर सेम ना हो। क्योंकि हाउ डू यू ऐड दीज टू? इन दोनों को कहां ऐड करोगे? क्योंकि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहां पर पोजीशन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कब हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। शैल आई रिपीट? दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब ये Z है, ये V है, W है। अब ये भी 2/3 हो गया बेटा, ये भी 2/3 हो गया, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, दोनों में सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स आ गए। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का रूल क्या होगा? तो a प्लस बी क्या होगा? तो add the corresponding element, you will get a matrix which is of same order। तो 2/3 के मैट्रिक्स को 2/3 में ही ऐड कर सकते हैं, और उससे रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगा वो भी 2/3 ऑर्डर का ही होगा, सेम ऑर्डर का होगा। और वो कैसे बनेगा? तो एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 1 एलिमेंट को 1 1 के साथ ऐड करो तो a प्लस एक्स, 1 2 को 1 2 के साथ ऐड करो b प्लस वाई। अब बोलते जाओ, ये एलिमेंट क्या होगा? C प्लस Z, यहाँ क्या आएगा? d प्लस यू, यहाँ क्या आएगा? e प्लस E प्लस यहाँ पर क्या आएगा? F प्लस W। ऐसा आएगा। अच्छा, ये तो एडिशन का रूल हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होगा। सब्ट्रैक्शन की भी कंडीशन वही होगी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? तो a माइनस बी करेंगे तो a प्लस एक्स के बजाय a माइनस एक्स आ जाएगा। a के एलिमेंट में से b के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b माइनस वाई आएगा, c माइनस जेड आएगा, d माइनस यू आएगा, e माइनस वी आएगा, और f माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। एडिशन समझ में आ गया कैसे हो रहा है? सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया कैसे हो रहा है? अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्या होता है? पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, तो आप पहले इन दोनों को प्रॉपर्ली अब डिफाइन कर दो, फटाफट एक एक करके डिफाइन करते जाओ। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन एक साथ डिफाइन करें। टू मैट्रिसेस लिखते जाएंगे, टू मैट्रिसेस aij m/n एंड bij p/q आर कॉल्ड suitable, conformable मतलब होता है suitable to add oblique subtract if and only if they are of same order. So this is the condition, this is the precondition that two matrices can be added or not, or subtracted or not. तो कब हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, and the resulting matrix will have same order। अगर रिजल्टिंग मैट्रिक्स C है तो C is A plus B और A minus B will be of same order as that of A and B। जो A का ऑर्डर होगा वही B का ऑर्डर होना चाहिए, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही आएगा।
और वो डिफाइंड कैसे होगा? तो डिफाइंड ऐसे होगा कि इफ C इज इक्वल टू A प्लस B, देन C क्या होगा? C होगा Cij, ऑर्डर क्या होगा? M/n इज इक्वल टू A क्या था? Aij, ऑर्डर क्या था? M/n, और B क्या था? B था Bij, और उसका भी ऑर्डर क्या था? M/n, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं सेम होंगे तब तक तो हम ऐड कर ही नहीं पाएंगे। तो कैसे आएगा? तो ये दोनों क्लब कर जाएंगे, Aij प्लस Bij, ijth एलिमेंट ऑफ A will add with ijth एलिमेंट ऑफ B to create ijth एलिमेंट ऑफ C। तो Cij क्या होगा? Cij होगा Aij प्लस Bij, and this is true for all I and J। तो ये तो हो गया एडिशन। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन होता, अगर मैं यहाँ माइनस करता तो क्या होगा बोलो? यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो इसका ijth एलिमेंट में से इसका ijth एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। जैसे बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने नोट कर लिया, ये बात सारी। अब जैसे ये है A एंड B है, A प्लस बी और A माइनस बी, लिखो जरा तो जल्दी से। व्हाट इज A प्लस बी? राइट, A प्लस बी। A प्लस बी मैट्रिक्स बोलो जल्दी से। सर 3 9 6 5 8 12। 3 9 6 5 8 12। ऑर्डर इज 2/3, 2 + 1 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। एंड व्हाट विल बी A माइनस बी? A में से B सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 2 इज -1, 3 - 6 इज -3, 5 - 1 इज 4, 2 - 3 इज -1, 4 - 4 इज 0, एंड 7 - 5 इज 2। क्लियर है? यस सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात थी। अब आ जाओ दूसरा ऑपरेशन पर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अच्छा, जो सब्ट्रैक्शन था, या ऐसे मैं बोलूं, पहले आप लिख दो यहां पर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर मतलब नंबर, नॉन मैट्रिक्स। अगर आप ऐसा बोलते थे कि x 3x, तो क्या बोलते थे इसको? नंबर में बोलते थे 3x मतलब ट्रिपल ऑफ x, तो x + x + x, है ना? और अगर आप हाफ x बोलते थे तो उसका मतलब क्या होता था? हाफ x इज अ नंबर y सच दैट 2y इज इक्वल टू x, तो एक ऐसा y जिसका डबल x के इक्वल हो जाए। तो कुल मिला जुला करके, चाहे आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, चाहे आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, मीनिंग होता था कि समथिंग इज सर्टेन टाइम समथिंग, एंड दैट सर्टेन टाइम इज नेचुरल नंबर, ऐसा। तो बेसिकली स्केलर से मल्टीप्लाई करने में होता था रिपीटेड एडिशन। यहां पर भी बेसिक आइडिया वही है कि अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट है A1 A2 A3 A4, और मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज 2A, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे A + A। ट्वाइस ऑफ A का मतलब क्या है? ऐड A विद A, और उससे जब A में A ऐड करोगे तो क्या आएगा, मुझे बताओ जरा। तो इसी मैट्रिक्स को इसी में ऐड करोगे तो ये यही तो आएगा ना, A1 A2 A3 A4 will get added with same A1 A2 A3 A4। तो होगा क्या बताओ? A1 A1 से ऐड होगा तो 2 टाइम्स A1 हो जाएगा, 2 टाइम्स A2 हो जाएगा, 2 टाइम्स A3 हो जाएगा, 2 टाइम्स A4 हो जाएगा।
तो इससे क्या फिनोमेना समझ में आया कि जब आप किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मतलब नंबर, वो नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी नॉन रियल नंबर भी हो सकती है, बट वो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए। तो whenever you multiply a matrix by a scalar, that scalar gets multiplied with all the element of matrix. This is the rule. Simple. तो आप क्या बोलेंगे? If A is a matrix Aij, order है m by n, then k times A, and k is a scalar. K is a scalar. Then k times A is a matrix of same order, order में कोई चेंज नहीं आएगा, obtained by multiplying all the elements of A by K. तो ये K जो होगा वो अंदर जनरल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जनरल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होने का मतलब है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द बेसिक रूल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का रूल समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि A is a matrix चलो मैं थोड़ा इनडायरेक्टली डिफाइन करता हूं, आप जल्दी से आंसर करो, है ना। A is a matrix Aij 3 by 2 by 3 such that Aij is equal to sine of I plus j pi by 3. Find root 3a. चलो जल्दी आंसर करो जरा, फटाफट आंसर करिए, क्विक। ये वैसे ही है ना जैसे ट्रेस ऑफ ए की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, वो ट्रेस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ट्रेस ए, वो सेम है ना ऐसे ही। ट्रेस अलग चीज है और ये अलग चीज है, सेम कैसे बोल सकते हो आप उसको? मतलब प्रॉपर्टी वही थी ना कि लैम्डा अगर ट्रेस के बाहर है देन वो अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता था ना। ये डेफिनेशन है, ट्रेस उससे मतलब इसी से ट्रेस डिफाइन हो, ट्रेस वाली वो प्रॉपर्टी अब समझ में आएगी आपको। ओके सर। ठीक है, ट्रेस तो किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है तो ट्रेस इज बेसिकली समेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब जब किसी मैट्रिक्स में आप कोई स्केलर k मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्केलर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जब सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल के एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो हर एक एलिमेंट में k आएगा तो k कॉमन आ जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी इसी का आउटकम है। पहले आप इसको करो फिर उस पर मैं बात करूंगा। ओके सर। मैंने बताया भी था कि जब आप ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो ट्रेस वाली प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। तो अभी ये करके दिखाओ। पहले तो ये मैट्रिक्स ए आप लिखो। ए मैट्रिक्स कैसा आएगा बोलो? ए मैट्रिक्स लिखोगे तो कैसा आएगा? 2/3 का मैट्रिक्स है तो उसको आप क्रिएट तो करो। क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट? 1 एलिमेंट क्या आएगा? रूट 3/2 रूट 3/2 वेरी करेक्ट। साइन 2π/3 रूट 3/2। 1 2 एलिमेंट क्या आएगा? 0। हाँ तो 1 + 2 3 हो गया तो 0 हो गया। 1 3 एलिमेंट क्या आएगा? माइनस रूट 3/2। साइन 4π/3 है तो पाई प्लस π/3 है ना, तो माइनस साइन π/3 तो माइनस रूट 3/2 हो गया। और 2 1 3 2 1 एलिमेंट क्या होगा? 2 1 0। और 2 2 एलिमेंट क्या होगा? माइनस रूट 3/2। 2 + 2 तो माइनस रूट 3/2 हो गया। और 2 2 3 एलिमेंट क्या होगा? माइनस रूट 3/2। तो साइन ऑफ 5π/3 तो ये होता है तुम्हारा बेसिकली साइन ऑफ 2π माइनस π/3 तो माइनस साइन π/3 तो माइनस रूट 3/2। इज दैट क्लियर? यहां तक बात सारी बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अब मैंने आपसे बोला था कि रूट 3 ये बताओ बेटा, तो रूट 3 ये क्या होगा? तो इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ रूट 3 मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ रूट 3 मल्टीप्लाई करो तो ये रूट 3 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आएगा? मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका? 3/2 0 -3/2 0
-3/2 -3/2, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. और अगर आपसे कोई बोलता कि 2√3 टाइम्स a क्या आएगा, तब आप क्या बोलते? तो आ जाता 3 0 -3 0 -3 -3. इज दैट क्लियर है ना? Yes, sir. तो ये है कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का मतलब है कि जिस स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, दैट स्केलर विल गेट मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स. और वो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ऑर्डर चेंज नहीं होगा. तो ना तो एडिशन से ऑर्डर चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन से भी ऑर्डर नहीं चेंज होता है, और मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर से भी ऑर्डर नहीं चेंज होता. इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये तो 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं. तो देखते जाओ. पहले तो ये एडिशन वाली बात बिल्कुल क्लियर है, एकदम बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी. एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए मैं दे रहा हूं, फटाफट आंसर करेंगे. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आई एम गिविंग यू अ मैट्रिक्स इक्वेशन. Find the value of the variable x and y which satisfies the following matrix equation. Matrix equation ये है, एक मैट्रिक्स है A which is added to another matrix B and it is equal to a matrix C. तो this matrix plus this matrix equal to this matrix है. अगर ये इक्वेशन होल्ड करता है तो आप बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, फटाफट जल्दी. x और y की वैल्यूज क्या होंगी? तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x² + 3x 2 sin y - 1 and 2 cos y + 1 - √3 and x + 6 and it is equal to 2, -, 0, 1 and 4. एडिशन किया, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया. तो यहां से आपको फटाफट चारों एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंगली कंपेयर करेंगे तो 4 इक्वेशन बनेंगे. एक इक्वेशन ये बन रहा है और एक इक्वेशन ये बन रहा है. तो x में 2 इक्वेशन बन गया, x² + 3x + 2 = 0 and x + 6 = 4. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है? -2 -1 -1 -2 आ रहा है. एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है? -2. तो इंटरसेक्शन लेकर के ऑब्वियस सी बात है x की एक ही वैल्यू आएगी, है ना? x = बोलो क्या आ रही है? -2. क्योंकि इक्वालिटी होल्ड तभी करेगी जब हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैच करेगा. तो ये और ये दोनों बातें होल्ड करनी चाहिए. इसी तरह से y, आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीट आंसर. आप लोग मतलब कि इमेच्योर आंसर मत दो प्लीज. एंड ऑल्सो 2 sin y = 1 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 करेंगे, ये वाले को 0 से इक्वेट करेंगे, और इसको जब आप इक्वेट करेंगे इससे तो आ जाएगा एंड 2 cos y की वैल्यू √3 आ जाएगी. क्लियर है? तो यहां से sin y की वैल्यू ½ आ रही है एंड cos y, हाँ ठीक है, अभी आप सही समझ गए मेरा हिंट को. cos y = √3/2. अब sin y ½ है बेटा, cos y √3/2 है. कुछ याद आया? साइन और cos दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. यस सर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल के लिए होल्ड करेगा? π/6. बट साइन और cos का कॉमन पीरियड क्या होता है? 2π. तो इसका y का वैल्यू होगा 2nπ प्लस π/6. π/6. यस.
where n can be any integer, where n can be any integer। तो आप जरा ध्यान से समझो, जब तक मैं मैट्रिसेस पढ़ूंगा, जब तक हम लोग मैट्रिसेस पे काम कर रहे होंगे, मेजरली प्रॉब्लम वही आएगी जहां पर मैट्रिक्स के अंदर में मैं +1 का कॉन्सेप्ट को मर्ज करूंगा। तो +1 का कॉन्सेप्ट की वजह से प्रॉब्लम आएगी। मैट्रिक्स में तो कुछ है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है जी। मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट एकदम नट्स जैसा है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा अच्छे सवाल बनते हैं, और उसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट है मैट्रिसेस का, वहां पर अच्छे सवाल बनेंगे। पहला पार्ट में मैट्रिक्स में कुछ दम नहीं, जस्ट इंफॉर्मेटिव है, जल्दी जल्दी सीख जाओ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि जल्दी करो इसको। एनीवे, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर सॉल्व, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो x की एक ही वैल्यू है, तो y की इनफिनिट वैल्यू है, तो इनफिनिट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। हाँ, अगर y में कोई लिमिटेशन दे दो कि y लाइज बिटवीन 0 to 5 पाई, तब वहां से चूज कर लेना कितने आपके सॉल्यूशंस आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हर 2 पाई में एक आएगा, है ना। तो 0 से 6 पाई करेंगे तो 3 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। एक 0 से 2 पाई में आएगा, एक 2 पाई से 4 पाई में आएगा, एक 4 पाई से 6 पाई में आएगा। तो 3 सोल्यूशन y के होंगे, एक x का होगा, तो 3 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो एडिशन समझ में आ गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। व्हेन अ मैट्रिक्स A is multiplied by a constant k या स्केलर k, then the result obtained is a matrix denoted by k times A. It is a matrix of same order that of B, that of A. तो B का ऑर्डर A के ऑर्डर जैसा ही होगा, और उसके एलिमेंट कैसे आएंगे? मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ A by K। ठीक है जी। जैसे अगर ये मैट्रिक्स है aij sin I plus j टाइम्स पाई बाई 4, और आपसे मैंने पूछा कि फाइंड द मैट्रिक्स 3√2a, 3√2a निकल जाएगा? यस सर। बिकॉज 3/2 का मैट्रिक्स है, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम, अगर मैं एलिमेंट करूं वर्बली, तो 1 एलिमेंट 1 आएगा, 1 एलिमेंट साइन 3 पाई बाई 4 1/√2 आएगा, 2 एलिमेंट भी 1/√2 आएगा, क्योंकि i प्लस जे प्लस आई, aij और aj दोनों सेम आएंगे। 2 एलिमेंट 0 आएगा, आएगा कि नहीं? और 1 एलिमेंट भी 0 आएगा, 3 एलिमेंट 3 भी 0 आएगा, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा, तो साइन पाई आ जाएगा। और 3 एलिमेंट 1/√2 आएगा। हेलो, या -1/√2 क्या आएगा? माइनस। और इसको जब आप 3√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप समझ ही सकते बेटा क्या आएगा। गेट मी द आंसर, क्या आएगा? 3√2 3 3 0 0 -3, isn't it? ठीक है ना। एक और बात मैं लिख रहा हूं, आप बताना ट्रू है या फॉल्स। a minus b is same as a plus -1 times b। कुछ बात समझ में आई? सर ट्रू है। हाँ, मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ डिफरेंट ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का एडिशन है। तो बी मैट्रिक्स में -1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन करो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो वही सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट एडिशन ऑफ अ नेगेटिव मैट्रिक्स। तो 2 ही ऑपरेशन से आप काम चला सकते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो सब्ट्रैक्शन उसी का बाई प्रोडक्ट है, दैट्स इट। तो ये तो हो गया ये 3 ऑपरेशंस। सब्ट्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अब जब आप कोई ऑपरेशंस पढ़ते हैं, तो उस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या पढ़ते हैं फर्दर? आप उस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अलजेब्राइक रूल्स पढ़ते हैं। आपको कुछ याद है? हम लोग 7 रूल्स अलजेब्राइक सेट में वर्कआउट करते थे, सेट्स में, नंबर्स में। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना, इनवर्स एलिमेंट का होना,
और कैंसिलेशन लॉ। तो वो 7 के 7 रूल्स जो है वो मैट्रिसेस के ऑपरेशन पर क्या होंगे वो आपको जानना चाहिए। तो आप लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ दीज टू ऑपरेशंस। तो लिख देंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिसेस। पहला क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता था, कैन यू रिकॉल? इसी बहाने थोड़ा सेट्स वगैरह आपका वापस याद आ जाएगा। क्लोजर लॉ क्या होता था भाई, कौन बताएगा? वो किसी एक सेट के ऊपर डिफाइन होकर वापस उसी सेट के अंदर ही आना चाहिए फाइनली। क्लोजर लॉ ये बोलता है कि अगर कोई सेट, a set S is called closed for operation star if and only if A belongs to S and B belongs to S, then A star B also belongs to S। मतलब S एक सेट है और एक ऑपरेशन है स्टार, ये स्टार एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। तो ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड कब बोला जाएगा? A set S is called closed for the certain operation star if any two element of this set when operated by this operation the resulting element lies in the same set S। जैसे नेचुरल नंबर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। Set of natural number is closed for addition and multiplication. Why? Because sum and product of two natural number is also a natural number. But it is not closed for subtraction. Why? Subtraction and division के लिए set of natural number closed नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 is a natural number, 3 is a natural number, but 2 minus 3 is not a natural number. And 2 by 3 is not a natural number. तो अगर एक भी ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट मिल गया एस में जो जिनका ऑपरेशन से जो नई नंबर फॉर्म हुई या नया एलिमेंट फॉर्म हुआ वो अगर एस में नहीं लाई कर रहा है तो सेट एस इज रिमेन्स अनक्लोज, नॉट क्लोज्ड। तो क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। अब जरा देखो, अगर मैं बोलूं एस इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n, अगर m by n ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस के सेट को मैं S बोलता हूं तो सेट S इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय k। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे भाई दो m by n ऑर्डर के मैट्रिसेस का समेशन भी m by n ऑर्डर का होगा तो इसी सेट में लाई करेगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी m by n ऑर्डर का होगा, और किसी m by n ऑर्डर के मैट्रिक्स में कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी m by n ऑर्डर का होगा तो वो भी इसी सेट में लाई करेगा। बिकॉज S इज द कलेक्शन ऑफ ऑल m by n ऑर्डर मैट्रिसेस। तो इसका मतलब है कि ये सेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ये तीनों ऑपरेशंस के लिए क्लोज्ड है। तो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। Matrices are closed for addition, subtraction and scalar multiplication. That is, if S is the set of all matrices of certain order, then any two element from S, if operated by any of these three operations, the resulting element also lies in S. अब आते हैं दूसरा क्लोजर लॉ। आपके लिए बस बहुत बहुत टिपिकल सा कोई क्वेश्चन बनेगा तो वही पूछा जाएगा, अदरवाइज ये रेयरली पूछा जाता है। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई? ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करो या बी में ए ऐड करो तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। एडिशन क्यों कम्यूटेटिव होता है? क्योंकि ऐड करने पर एलिमेंट ऐड होते हैं, एलिमेंट ऐड होते हैं तो एलिमेंट तो नंबर्स हैं और नंबर्स का एडिशन, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इस वजह से मैट्रिसेस का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स बिकॉज द एडिशन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कम्यूटेटिव। ये वजह है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एडिशन तो कम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं था। नेगेटिव ऑपरेशन जो है वो एंटी कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिव नहीं। ए के और के, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो वही आता है, तो आप बोल सकते हो कि कम्यूटेटिव है। ऑल्दो जब हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं ना, तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है, इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव बोलना एक तरह से एज पर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्योंकि वहां पर के एक रियल नंबर है या के एक स्केलर है और ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि ए के इक्वल टू के। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? याद करो क्या था एसोसिएटिव लॉ, कि अगर तीन मैट्रिसेस हों, मान लो तीन मैट्रिसेस हो ए बी और सी, और एक ऑपरेशन है एडिशन, तो भाई पहले बी और सी को ऐड करके ए ऐड करो, या पहले ए और बी को ऐड करके जो रिजल्ट आया उसमें सी ऐड करो, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इट होल्ड्स फॉर एडिशन। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव नेचर। क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें बस एक एक लाइन में आप एसोसिएटिव लिखते जाओ, इतना डिटेल करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लिख ले रहे तो ठीक है, अदरवाइज डोंट वेट कि नहीं पूरा लिखना ही लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, रिकॉल करो। ब्रैकेट खोल देते थे। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की खास बात ये होती थी कि दो ऑपरेशन होते थे। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन, क्या x इंटू वाई प्लस जेड होता था, तो डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिखते थे। इसको बोलते थे कि मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, या सब्ट्रैक्शन होता था तो माइनस पर भी होता था, और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात अगर हम करेंगे तो हम कुछ ऐसा करेंगे ना, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, तो k इंटू ए प्लस बी है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा के ए प्लस के बी। एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन या एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। मल्टीप्लीकेशन विद एडिशन, मल्टीप्लीकेशन विद सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी क्लियर होना चाहिए कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पर भी और सब्ट्रैक्शन पर भी। तो ये चार तो बेसिक लॉ हैं। इसके अलावा ये जो बचे हुए तीन लॉ हैं ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था जी? व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? किसी भी ऑपरेशन के लिए स्केलर जिसमें 1 होते हैं, चेंज नहीं होता। हाँ, आइडेंटिटी मतलब होता है नो चेंज। मतलब कि अगर एक एलिमेंट है ए और उसमें कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक दूसरा एलिमेंट है ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं। तो ए में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम ऑपरेट करें और वापस ए आ जाए, ए में कोई एलिमेंट को ऑपरेट करे और ए आ जाए, तो इस एलिमेंट को इस ऑपरेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार। जैसे कि एक नंबर की बात करो, x प्लस 0 इज इक्वल टू x, तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 ऐड करने से नंबर चेंज नहीं हो रही है। ऐसे ही x इंटू 1 इज इक्वल टू x, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर नल मैट्रिक्स याद है ना? नल मैट्रिक्स O ऑफ ऑर्डर m by n इज कॉल्ड additive identity for set of all matrices of order m by n.
रीजन बीइंग, एक कोई भी मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का ले लो और उसमें आप नल मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का ऐड करो। नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो जब आप ऐड करोगे तो A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 0 ऐड होगा, तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे x y z u v w, और इसमें अगर आप 0 0 0 0 0 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा भाई बताओ? आपको वही आ जाएगा ना, x y z एंड u v w। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स आपने लिखा, ये मैट्रिक्स क्या है? ये एडिशन की आइडेंटिटी है, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स को सुटेबल मैट्रिक्स में ऐड करने से वो मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट डिफाइन होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि a इंटू ई इज a, जैसे आप बोलते हो x प्लस 0 इज x, तो यही से आता है कि x माइनस x इज 0, मतलब x में माइनस x ऐड करके 0 आ जाता है, तो इस माइनस x को x का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स एलिमेंट हर एक ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट होता है। वो इनवर्स एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? जिसको ऑपरेट करके आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद लिख दो इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट की बात करो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज इनवर्स एलिमेंट? A matrix B of order m by n is called inverse element of matrix A order m by n. कब? Provided if you add B in A, you get आइडेंटिटी एलिमेंट 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 बन जाए। तो a प्लस बी अगर 0 होगा तो b क्या होगा? -a। हाँ, तो इसका मतलब है कि क्लियर सी बात आएगी कि aij प्लस bij 0 होगा। इससे आ जाएगा 0, मतलब नल मैट्रिक्स है, ये m बाई n ऑर्डर का है और ये भी m बाई n ऑर्डर का है, तो हर एक एलिमेंट 0 होगा। तो इससे आ जाएगा bij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ aij। तो मैट्रिक्स B क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स B आ जाएगा नेगेटिव aij, और ये माइनस एलिमेंट हर एक में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से, तो माइनस ऑफ aij, और इसी को आप नेगेटिव ऑफ a बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे ओरिजिनल के, तो वही गिवन मैट्रिक्स A का इनवर्स एलिमेंट होता है। तो A में -a ऐड करके 0 होता है, इसलिए -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ A। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो ये 6 बातें हर स्ट्रक्चर में आएंगी: क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना, इनवर्स एलिमेंट का होना, और फिर इसी इनवर्स एलिमेंट का होना डिफाइन करेगा कि कैंसिलेशन होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो लास्ट लॉ है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, व्हाट इज कैंसिलेशन लॉ? व्हाट इज कैंसिलेशन लॉ? नंबर्स में देखो तो वहीं से आएगा। x प्लस वाई अगर x प्लस जेड होता है तो आप क्या करते थे? आप बोलते थे y इक्वल टू जेड, और आप बोलते थे ऐसा कैसे हुआ? तो आप बोलते थे कि ये कॉमन एलिमेंट को, कॉमन टर्म को कैंसिल कर दिया LHS RHS में। तो ये कैंसिलेशन के पीछे का लॉजिक क्या होता था कि भाई कैंसिलेशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्या हमेशा कैंसिलेशन कर सकते हैं क्या? क्या x को हमेशा कैंसिल कर सकते हैं? हमेशा नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस जेड,
तो y इक्वल टू z होगा, बिल्कुल सही बात है, 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इन्फिनिटी प्लस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस 4, तो इन्फिनिटी को कैंसिल करके 3 इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि हर एक फाइनाइट रियल नंबर का या हर एक फाइनाइट नंबर का एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है, आप -x ऐड करते हो, ये सारी बातें मैं नंबर्स में कर चुका हूं +1 में। -x ऐड कर देते हो दोनों साइड, तो दोनों साइड सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी होल्ड करती है। फिर एसोसिएटिव लॉ से ये दोनों कंबाइन करके 0 बन जाते हैं, तो 0 + y इज इक्वल टू 0 + z, इसलिए y इक्वल टू z होता है। तो यहां पर भी वही है बेटा, अगर एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B, और A और B का समेशन A और C के समेशन के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो B इक्वल टू C। क्यों? क्योंकि आप दोनों साइड में ऐड कर सकते हो नेगेटिव A। हर एक मैट्रिक्स का एक नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स होता है, और उस एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड कर दो दोनों साइड में, फिर एसोसिएटिव लॉ से इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो वही बात प्रूव हो जाएगी, है ना। -a + a + b इज इक्वल टू -a + a + c, तो ये नल हो जाएगा। तो नल + b इज इक्वल टू नल + c, और नल ऐड करने से मैट्रिक्स चेंज नहीं होता, तो b इक्वल टू c हो जाएगा। तो ये जो 6 रूल्स हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए इफ यू आर डीलिंग विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ऑफ मैट्रिसेस। कोई डाउट? अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ, मुझे पता है बहुत थियोरेटिकल डिस्कशन अभी चल रहा है, क्योंकि यहां तक जो है वो थियरी प्रिवेल कर रही है, तो फिर भी कोई डाउट है अभी तक? कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो। या कोई क्वेश्चन जो आपने किया है वहां पर भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, एनीथिंग। क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आज नहीं डिफाइन करूंगा, मैं चाहता हूं कि अब इसी पर बेस्ड जो भी अभी तक जितने भी काम आपने किए उस पर अगर कोई डाउट है, चाहे गेम 1 में है या गेम 2 में है, या कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, या लेक्चर जो था उसमें कोई डाउट है, तो जस्ट मेक इट क्लियर, देन वी विल मूव टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन द क्लास टुमारो। है कुछ? नो सर, अभी गेम्स करी ही नहीं है। ऐसा क्यों भाई? आप लोगों को तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को मैं थोड़ा फास्ट मूव कराऊंगा, और आप लोग अगर दूसरी बैच के बच्चों से भी अगर स्लो करेंगे तो फिर कैसे फास्ट चलेगा भाई? सर मैं तो पर्सनली गई थी 12th क्वेश्चन, उसके बाद आज जो आपने शेयर करा वो नहीं करा, वो मतलब रात को करना है। चलिए, सर टेक्सुअल 2 में ना आपने 20 गए थे, बट उससे पहले थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आ गया था, फिर शुरू के 10-12 ही करे थे, 1-2 क्वेश्चन आ गए थे मल्टीप्लिकेशन पे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस पे। हाँ सर, तो फिर मतलब टेक्सुअल 1 तो पूरी कर ली और टेक्सुअल 2 भी स्टार्टिंग की तो कर ली, ऐसे फिर गेम 1 भी हो गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ऐसा करते हैं कि फटाफट ये 2-4 सम करके फिर आज की क्लास को क्लोज करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्विक। तो आज जितना डिस्कशन हुआ ना उससे आप गेम 1 और गेम 2, गेम 1 एंड 2 के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, और T1 के सारे कर जाएंगे, T2 के 10-12 क्वेश्चन जितने भी हैं जो हो जाए T2 के। T2 का कंपलसरी नहीं है, बट टेक्सुअल 1 कंप्लीट कर जाएंगे। टेक्सुअल 1 में तो 13 ही है क्वेश्चन। हाँ, गेम 1, गेम 2 एंड टेक्सुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एंड टेक्सुअल एक्सरसाइज 2 में जितने हो जाए, मतलब कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, इस पर बेस्ड जितने हैं वो कर जाएंगे। जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वाले हैं उनको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है जो कल शाम तक होना ही होना चाहिए, कल शाम वाली क्लास के पहले। इट इज टू बी डन बिफोर 7 PM टुमारो। अब ये कैसे होगा वो आप मेक श्योर करो, और जो भी डाउट होंगे आप मेरे को शेयर करोगे, मैं देन एंड देयर तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। बट कल शाम तक ये काम आपका परफेक्टली कंप्लीट होना चाहिए, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। अब चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन फटाफट जरा आंसर करिए, क्विक। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ इन द फॉलोइंग इक्वेशन।
एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला केस है ना। तो ये तो क्लियर आ गया, क्या 1/5 सब में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, और फिर सीधे कंपेयर करेंगे तो पहला 1 एलिमेंट वेरी कर मैच कर रहा है, तो x = 4, y = 6 and z = 10. Is that clear? भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, सिंपल ही था ना। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में एक्स वाई जेड तो 2 आ जाएंगे और फाई कोई भी मतलब रियल। वेल डन, वेल डन। तो आपने कहा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप जब पिक करो तो आपके पास एक तो ये आ रहा है कि ये 1 है और ये ऐसा है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 है। तो साइन स्क्वायर फाई, ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 है, तो फाई यहाँ पर क्या है, कुछ भी हो सकता है, फाई कैन बी एनी रियल नंबर। और z2 है तो y भी 2 होगा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin। हाँ, तो पहले आपने z की वैल्यू, ये वाले एलिमेंट 2 एलिमेंट को कंपेयर किया तो z की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई, और यहां से 2 एलिमेंट को कंपेयर किया तो 2 एलिमेंट से आया cos थीटा रेज टू द पावर y प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया कि cos थीटा की पावर y की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, और यहां से y की वैल्यू डेफिनेटली आ गई 2। सर और x की वहां से आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हाँ जी, और y आ गया, z आ गया, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 2 आ रही है, 2 ही आ रही ना। cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सिंपल है। यस सर। यस सर। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे, कल करेंगे। हाँ, एक थोड़ी सी बात, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था सबको? सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वाला ना। हाँ, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी कि नहीं? एक ही तो थी उसकी प्रॉपर्टी। हाँ, पहली बात तो हमने बोला था वहां पर ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ए आई वेरीज 1 to n। मतलब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को, सारे डायगोनल एलिमेंट को सम करके जो नंबर आती है उसी को हम ट्रेस बोलते हैं। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने उस लेक्चर में थी, आपने देखा होगा। मैं प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल कर रहा हूँ सारी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी कि ट्रेस ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k टाइम्स ट्रेस ऑफ a। मतलब किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट k, स्केलर k मल्टीप्लाई करके फिर ट्रेस निकालो, या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में सीधे k मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सर। क्योंकि अगर a तुम्हारा aij है तो k टाइम्स a क्या हो जाएगा, k टाइम्स a हो जाएगा तुम्हारा, ये k aij में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हो आप, ट्रेस ऑफ k, तो इसके डायगोनल एलिमेंट का सम आएगा, तो सिग्मा k टाइम्स ai आ जाएगा, है ना। i वेरीज 1 to n, और फिर k i के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है बेटा, तो k बाहर आ जाएगा, तो k टाइम्स सिग्मा ai आ जाएगा, i वेरीज 1 to n, और यही तो ट्रेस a है, तो ये k टाइम्स ट्रेस a है। अब समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से। दूसरा रूल था कि ट्रेस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ b प्लस a, सॉरी, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। दो मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रेस निकालो या दोनों के ट्रेस को ऐड कर दो, एक ही बात है। ये भी उतना ही सिंपल है, क्योंकि जब आप मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे, तो डायगोनल का सम भी ऐड करके आ जाएगा। बात जस्टिफाई हो रही कि नहीं?
यस सर। एक प्रॉपर्टी थी कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस ए ट्रांसपोज। यहां पर थोड़ा समझने की बात है, ट्रांसपोज क्या होता है, हालांकि ट्रांसपोज हम डिफाइन करेंगे, अभी स्पेशल मैट्रिसेस है तो ऑपरेशन करके फिर उसको डिफाइन करूंगा मैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ 2/3 है, तो इसका ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना दो, R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, तो वो ट्रांसपोज एक नया मैट्रिक्स क्रिएट होता है जिसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जैसे ये 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, तो यहां आ जाएगा ए बी सी। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, तो यहां आ जाएगा डी ई एफ। तो ये मैट्रिक्स को इसका ट्रांसपोज बोलते हैं। तो जब आप ट्रांसपोज करते हो ना, तो देखो एक बड़ी खास बात है, डायगोनल ये वाले एलिमेंट चेंज नहीं होते। देख लो 1 एलिमेंट यहां और यहां सेम रहेगा, 2 एलिमेंट सेम रहेगा, तो डायगोनल वाले एलिमेंट वही रह जाते हैं सेम। तो स्पेशली स्क्वायर मैट्रिसेस में करेंगे तो आप देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज होता। जब डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज होंगे तो उनका समेशन भी नहीं चेंज होगा, इसलिए ए ट्रांसपोज का ट्रेस और ए का ट्रेस सेम आता है। और चौथी प्रॉपर्टी यहां पर मैंने वहां पर लिखाई थी, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, तो ये जो ट्रेस की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। बट मैंने वहां पर बोला था कि ये सभी प्रॉपर्टी जो जिस ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उस ऑपरेशन को करने के बाद वो क्लियर होगी, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि ऑपरेशन करने के बाद आप समझें। आप ये प्रॉपर्टीज नोट करके रखेंगे सारी और अपने आप कोशिश करेंगे इसको जस्टिफाई करने की, समझने की। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी, तो ऑपरेशन करने के बाद अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी आपको। तो कल के क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, ठीक है, और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। और जितने भी आपके डाउट होंगे, जितना आपको वर्क दिया करने के लिए, उससे रिगार्डिंग जितने भी डाउट होंगे वो भी कल मैं डिस्कस करूंगा। सर हाँ बोलो। वो ट्रायंगल और सॉल्यूशन में सर वो वाला कंसेप्ट अभी रह गया है ना सर, वाला या सर हो गया वो? कौन वाला कॉन्सेप्ट? सर कोई सर्कल से रिलेटेड था।